हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुरजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रमुख कोचिंग संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं वापस से अपने चैनल में, जो कि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी इस पर। तो अभी मुझे लगा कि वापस से इसमें मुझे काम करना चाहिए फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन आने का जो है कि टाइम नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से मैं वक्त निकाल करके आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन माध्यम से, जो है कि फिजिक्स जो कि आप लोग को मेरे साथ पढ़ना है। ऑफलाइन क्लासेस भी मैं देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी एक ज़रूरत है कई छात्रों को। कई छात्र जो कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यूट्यूब भी एक माध्यम होता है जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो देखिए, आज उत्तराखंड बोर्ड 2025 का फिजिक्स का पेपर था, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो हर पेपर में ही टफ होता है, जो कि इसमें भी थे। तो आई होप जो भी बच्चे इस पेपर को आज देकर के आए होंगे उन लोग के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, और जो अब क्लास 12 को पढ़ने जाएंगे तो उन लोग के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, ताकि उन्हें भी पता रहे कि किस सिलेबस में किस तरीके से क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। तो उसी चीज़ की चर्चा को लेकर के मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो आज 2025 है, उसके फिजिक्स का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उसको सॉल्व करके भी आप लोग को दूंगा। तो जो बच्चे करके आए हैं वो देखेगा कि कहाँ पर उनकी गलती थी, कहाँ पर गलतियाँ नहीं उनसे हुई, और जो आने वाली क्लासेस हैं, जो अब क्लास 12 को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे, उनको किस तरीके से अपना स्ट्रेटजी रखनी है क्लास 12 को फिजिक्स के पेपर में टैकल करने के लिए। यस, तो देखिए ध्यान से, जो आप लोग का फिजिक्स का पेपर था, ये आज का ही पेपर है। इसको मैंने अपने स्टाइल में बनाया है, तो इसलिए इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया 2025 का ही पेपर है आज का ही। तो देखिए किस तरीके से इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से आप लोगों ने उनका आंसर देना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा गया था, जब किसी ठोस चालक को कुछ आवेश स्थानांतरित किया जाता है तो इस स्थिति में, इट मीन्स थोड़ा प्रॉब्लम है टाइपिंग में, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ सॉलिड कंडक्टर देन इन स्टैटिक सिचुएशन। ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आप किसी सरफेस को, किसी पृष्ठ को एक समान रूप से आवेश वितरित कर देते हो, चार्ज दे देते हो, तो जो ये चार यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही होगा। तो जिसमें आपको पहला पूछा गया था कि यह चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, इट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दूसरा पूछा गया है कि इट सेज स्टेज एट वन पॉइंट, यह एक बिंदु पर बना रहता है। तीसरा लिखा था इट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, यानी कि ये उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और जो चौथा इसमें ऑप्शन था वो था नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम किसी सरफेस को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सरफेस की जो ये सरफेस एरिया है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो उसके वॉल्यूम से तो इसका कोई कनेक्शन है नहीं, और एक ही पॉइंट पर ये बना रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो ये पहला था कि यह चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, यानी कि इट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा। इसके बाद जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से था,
ये पूछा गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यापक सूत्र है, यानी कि आपको पूछा गया है किसी सरफेस पर किसी डाइपोल की बात हो रही है। यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला आपसे क्या होता है ये पूछा जा रहा है, सबको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्लासेस में कई बार पढ़ाया गया है, तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइप करने में आगे पीछे हो गया है, लेकिन इसका आंसर जो मैंने अभी लिखा वो आंसर होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे टेस्ला निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी कि टेस्ला इज यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी करके आ सकता था। टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस तरीके से आपको करना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये पूछा जा रहा है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स to produce a current in a direction which oppose the change in magnetic flux that produce it। ये पूछ रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है कि ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह को उत्पन्न करने वाले, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो उस दिशा का हमेशा कारण विरोध करती है जिससे ये उत्पन्न होती है। ठीक है, इट मींस जिससे उसी का अपोज करती है, जिसकी डायरेक्शन होती है उसी कॉस को अपोज करती है, जिससे क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को पकड़ने चाहिए थे यहाँ पर, डायरेक्शन, अपोज और प्रोड्यूसेस। तो आपको पता है लेंज लॉ है, ठीक है ना, जो कि फैराडे का सेकंड लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इन सब में से, मास के कंजर्वेशन को, चार्ज के कंजर्वेशन को, एनर्जी के कंजर्वेशन को, मोमेंटम के कंजर्वेशन को। तो आपको क्लासेस में कई बार बताया है जो सेकंड लॉ लेंज लॉ है वो एनर्जी के कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों ने ऑप्शन 3 पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर पूछा जा रहा है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में, यानी कि किसी मैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में, और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और इस पर जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू 9.0 जूल आपको दिया गया है। तो पूछा जा रहा है B का परिमाण, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए था कि एक फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। ठीक है, एनर्जी E इज इक्वल टू B डॉट C, ये फॉर्मूला यहां पर होता था, एनर्जी E इज इक्वल टू B डॉट C। B क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, C क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट, और E क्या है, एनर्जी, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये B का वैल्यू पूछा जा रहा है कि B निकालना था, तो B निकालना था, C अपॉन में आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू E अपॉन C। तो E का वैल्यू आपको दिया है 9.0, और C आपको पता है कितना है आपका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9.0 डेफिनेटली बात है, 3.0 बार 10 की पावर +8 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 10 की पावर -8। तो ये आप लोग का आंसर बनना चाहिए था। आई होप आप लोगों ने इसी आंसर को किया होगा। ये आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 3 × ये, इसका पहला ही ऑप्शन सही था, पहला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सही था, बाकी ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दिया जाए तो दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु का दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब होगा। यह पूछ रहा है कि अगर आप किसी मिरर के पार्ट को नीचे से ढक दें तो जो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कैसी होगी। तो डेफिनेट सी बात है कि जब आप उसको ढकोगे तो जो आपको इमेज मिलेगा, ठीक है ना, वो कैसा मिलेगा, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का। अगर आप उसे ढक लेंगे तो जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, होल ऑब्जेक्ट की, यानी कि पूरे के पूरे जो प्रतिबिंब है, पूरे की पूरी इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 आप लोगों ने आई होप सही किया होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो भाई सत्य है। तो पूछा है प्रोटॉन इज स्टेबल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल, यानी कि जो प्रोटॉन है वो स्थायी है और जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है प्रोटॉन स्थायी, प्रोटॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज स्टेबल। तो प्रोटॉन अनस्टेबल नहीं है, ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर पूछ रहा है बोथ आर स्टेबल पार्टिकल्स। तो आपको पता है प्रोटॉन तो स्टेबल है लेकिन न्यूट्रॉन क्या नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे आपको पता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो न्यूट्रॉन होता है उसका डिके हो जाता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही होना चाहिए था कि जो प्रोटॉन है वो स्थायी कण है तथा न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। इट मींस प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल। तो आपका पहला ऑप्शन सही था यहाँ पर। उसके बाद आपको पूछा गया है यहाँ पर एक और था कि ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। मैंने आपको बताया प्रोटॉन अनस्टेबल नहीं है, प्रोटॉन क्या है, स्टेबल होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन अनस्टेबल। उसके बाद देखिए आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर विच वन इज द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन जो है वो सेमीकंडक्टर है, इनमें से कौन सेमीकंडक्टर है। तो आपको पता है कि अगर फास्फोरस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब फास्फोरस को हम डोप्ड करते हैं, डोपिंग करते हैं, अमिश्रण करते हैं, ठीक है, तो वो एक अर्धचालक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर फास्फोरस का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम कॉपर कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो जिसमें देखो आपको पूछा गया है, यहाँ पर नीचे पूछा गया हो गई, हाँ ये रहा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है प्रकाश तरंगों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा में गमन करते हुए माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, जो लाइट रे होती है वो स्ट्रेट वे में क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब उसके बाद यहाँ पर रीजन उसका दिया जा रहा है दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं के आकार की तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है और जो आपका दैनिक जीवन है उसमें जो वस्तुओं का आकार है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के फॉर्म में क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था आपका, इसका आंसर होना चाहिए था आपका कि ए और आर जो है वो दोनों क्या है, सही है। दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं, ए और आर दोनों सही है। और जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये नहीं करता वाला है, ऊपर वाला होना चाहिए कि ए तथा आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे, ये दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो पहला सही हो सकता है या तो दूसरा सही हो सकता है। ठीक है, बाकी ए सही है परंतु आर गलत है, ए तथा आर दोनों ही गलत है, ये दोनों आपके ऑप्शन हट गए। अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि जो इस लाइट है वो स्ट्रेट वे में क्या करती है, ट्रैवल करती है, और जो आपके आज के टाइम में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ के फॉर्म में क्या है, लाइट की वेवलेंथ के रूप में क्या है, कम है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर क्या है। तो लाइट तो स्ट्रेट वे में ही ट्रेवल करती है, लेकिन जो ये कहना चाह रहा है आपसे यहाँ पर कि दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं के आकार की तुलना में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, लेकिन स्ट्रेट फ्लो होना, उसका ऑब्जेक्ट के साथ तुलना करना, यानी कि वस्तु के साथ तुलना करना, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बात दोनों सही है, लेकिन लाइट का स्ट्रेट होना और उसके बाद उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ करना, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन सही नहीं है। अदरवाइज कथन और कारक दोनों के दोनों सही है, यानी कि जो पहला कहा जा रहा है वो भी सही है और जो दूसरा कहा जा रहा है वो भी सही है, बस एक दूसरे का वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सिंपल सा कौन सा हो जाना चाहिए था कि ए और आर दोनों ठीक है।
ए और आर दोनों ठीक है, ठीक है, ए और आर दोनों ठीक है, लेकिन जो आर है वो इस ए की सही व्याख्या नहीं करता है। स्ट्रेट लाइट से और उसका जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके कनेक्शन का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद आपके पास फिर से ऐसा ही क्वेश्चन था, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन ये मुझे लगा। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि दो अलग अलग कार्यफलन वाली प्रकाश संवेदी धातुओं पर जब प्रकाश परावैगनीय प्रकाश आपतित होता है तो जिस धातु का कार्यफलन कम है उससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वर्क फंक्शन कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि कार्यफलन कम होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। अब रीजन, ये कारण आपको दिया गया है कि गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखिए आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो वहां पर आइंस्टाइन ने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही है, और ये भी बिल्कुल सही है कि कार्यफलन अगर कम होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। तो पहला यानी कि जो ए है वो भी सही है, जो और जो रीजन दिया जा रहा है वो भी सही है। काइनेटिक एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। और डेफिनेट सी बात है, काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अभिकथन दिया गया है उसका रीजन दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो बनना चाहिए था, ऑप्शन नीचे मिलेगा इसका, ऑप्शन, हाँ, तो दोनों में सेम आपका था, तो आपका यहां पर ये ऑप्शन बनेगा, ये बनना चाहिए था, ये पहला वाला कि ए और आर दोनों सही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है और काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर रही है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है भाई। तो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसलिए वो बिल्कुल ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन बनने चाहिए थे। उसके बाद आपके पास जो अगला क्वेश्चन था, हाँ देखो ये बच्चों, इस क्वेश्चन में भी कई बच्चों ने गच्चा खाया होगा, करके नहीं आए हम, गलत किया होगा। यहाँ पर कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है ना, ऑफ अ कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट कैरी हो रहा होगा, ठीक है ना, इज लेंथ एल इज रो क्या है यहाँ पर रेसिस्टिविटी है और एल उसकी लेंथ है। इफ लेंथ ऑफ दिस वायर इज इंक्रीज्ड टू एल, यानी कि जो लंबाई है वो कंडक्टिंग वायर की दोगुनी कर दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी रेसिस्टिविटी, मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या होगी, यानी क्या इफेक्ट होगा, जो वायर है उसकी रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जो रेसिस्टिविटी है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो लेंथ डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप उसकी लंबाई 2 गुना बढ़ा दो, 3 गुना बढ़ा दो, 4 गुना बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, क्योंकि जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, वो किसी भी चालक का क्या है, गुण है, ना कि उसकी लंबाई या उसकी जो भुजाएं हैं उसमें परिवर्तन करने में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यस, उसके बाद यहां पर आपको पूछा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने अच्छे से जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन करके आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज 1.9 into 10 की पावर -5, जो कि बहुत छोटी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज, तो कौन से प्रकार का ये क्या होगा, चुंबकीय पदार्थ होगा। आप लोगों ने पढ़े हैं 3 टाइप के मैग्नेटिक जो आपके पास मटेरियल होता है, जो क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इट मींस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ठीक है ना। तो आपको पूछा गया है यहाँ पर कि कौन है ऐसा जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतनी होती है 1.9 into 10 की पावर -5। तो आपको पता है बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो जो स्मॉल ससेप्टिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो वहां पर आपको क्लिक करना चाहिए था, क्लिक किया इसमें तो लिखने वाला आंसर है।
ठीक है, आई थिंक 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यस, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट व्हेन लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब प्रकाश किसी पॉइंट सोर्स से रिलीज होता है, किसी बिंदु स्रोत से निकलता है, तो जो बनने वाला वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है, वो कैसा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो देखा होगा वो देखा होगा हाइगेन्स वेव थ्योरी वाले चैप्टर में। तो वहां पर आपको सिखाया गया था कि अगर पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना, तो उससे जो निकलने वाला वेव फ्रंट होता है इस तरीके से स्फेरिकल होता है, जहां पर मीडियम के सारे पार्टिकल सेम फेज में क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, अगर लीनियर सोर्स होता है तो सिलेंड्रिकल इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, और अगर यही जो वेव फ्रंट है ये बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है तो इनसे बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लास में जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी चलती है वहां पर आपको बताया गया था कि पॉइंट सोर्स से जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, तो आई होप जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उन लोगों ने आंसर किया होगा। यस, अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में आपको दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी कंसंट्रेशन है, वो 8 × 10⁻13, जिसने सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से रीड किया होगा, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, तो उसने अच्छे से पढ़ा होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ये रहा 8 × 10⁻13, और ये यहाँ पर होल्स है। ठीक है ना, होल्स का मतलब आप जानते हैं, जिनको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो 5 × 10⁻12 है। तो आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन एन टाइप है और कौन पी टाइप है। तो डेफिनेट सी बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है भाई वो एन टाइप हो गया, क्योंकि एन टाइप में एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आपका 5 × 10⁻12 है, ठीक है ना, ये आपका डेफिनेट सी बात है किसके लिए हो जाएगा, पी टाइप। क्लियर होगी बात। यस, तो सिंपल सा आंसर था कि इलेक्ट्रॉन ये जो 8 × 10⁻13 है वो एन टाइप है, और जो आपका 5 × 10⁻12 है वो आपका क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो आप आसानी से यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। यस, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है। कई बार क्लासेस में डिस्कस किया मैंने कि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हमको हमेशा पढ़ने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ये देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पूछ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है पहली प्रॉपर्टी तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है भाई कि चार्ज को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता है आपको कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस पॉजिटिव है नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो इनके बीच रिपल्सन होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको लिखनी थी, आपका आंसर इजिली हो जाता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो चार्ज यहां पर दे रखे हैं। देखो ये न्यूमेरिकल भी आसानी से आप लोग करके आ सकते थे। यहां पर लिखा है दो चार्ज है, एक है 7 माइक्रोकूलम, एक यहां पर आपका हो गया -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस देख लो -9 सेंटीमीटर 00 से +9 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भाई उत्तराखंड बोर्ड भी पहली बार बना रहा है, इससे पहले के एग्जाम पेपर में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखे नहीं, लेकिन अब थोड़ा एग्जाम पेपर बनाने का ट्रेंड चेंज हो गया है तो बना के दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब पूछा क्या गया, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, इट मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आपको पूछी जा रही है। तो सिंपल सा है, बस आप लोग को की पॉइंट पकड़ना होता है क्वेश्चंस में, बाकी क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है इससे कोई लेना नहीं। यहाँ पर दे रखा है देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा की पॉइंट है, यानी कि हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन फाइंड कर पाएगा, जिसको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो देखो Q1 ये रहा आपका चार्ज, Q2 ये रहा आपका चार्ज, कहां गया Q1 ये हो गया, Q2 आपका चार्ज ये हो गया। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दे तो रखा है -9 सेंटीमीटर से +9 सेंटीमीटर। तो -9 सेंटीमीटर से +9 सेंटीमीटर के बीच कितने डिजिट का गैप होता है, डेफिनेट सी बात है 18 डिजिट का गैप होता है। यहाँ पर -8 आएगा, फिर -7 आएगा, फिर -6 आएगा, इस तरीके से आप +9 तक जाते रहिए। तो कितने डिजिट हो गए, 18 डिजिट हो गए। अब वैल्यूज देखो, जब भी फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको पता है कि भाई उसकी जो वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनकी एसआई यूनिट सबसे पहले चेक करनी है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज एसआई यूनिट में नहीं है तो सबसे पहले उसको एसआई यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर को पता है मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 मीटर हो जाता है। ये 100 का डिवाइड दीजिए, जैसा आपको आसान लगता है वैसा आपको करना चाहिए था। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर रखनी थी।
ठीक है, माइक्रो कूलाम को भी कूलाम में क्या करना था, आपको चेंज करना था। कई बार आपको सिखाया है भाई कि जब भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऐसा यूनिट में नहीं है तो पहले उसको ऐसा यूनिट में बनाना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके आपको ये फॉर्मूले में रखनी थी। 1/4 पाई का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 9 × 10⁹। ये वैल्यू वहां पर इसकी जगह पर रखनी थी। Q1 Q2 आपको दे रखा है, डिस्टेंस मैं निकाल के बता दी कितनी आ रही है, 18 × 10⁻²। -9 से +9 के बीच में 18 का ही अंतर होता है। तो ये वैल्यूज रखनी थी आपको और सॉल्व करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों प्रवाह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन बल द्वारा त्वरण उत्पन्न होना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत, हाँ, कहने का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है साफ साफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग arise due to the force experienced by electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire the steady average drift velocity? पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये अपवाह वेग अनुगमन वेग क्यों आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उनका क्या है, अनस्टेडी फ्लो होता है, ठीक है ना, यानी कि वो अपरिवर्तित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण उसके अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। ये आपको पूछा जा रहा था, ये आपने जवाब करना। अब देखो यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, अच्छा क्वेश्चन था, करना चाहिए था भाई आप लोग को। क्वेश्चन पूछ रहा है ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की 200 कुंडल लपेटे गए फेरों की किसी कुंडली में के बारे में विचार कीजिए बोल रहा है, और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखो कोई कॉइल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा बायो के बाद आपका आया होगा कौन सा, एम्पियर, ठीक है ना। तो वहां पर आपको जो कॉइल्स है उसके एक्सेस पर और उसके सेंटर पर वैल्यूज निकालने सिखाई गई होगी, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है सेंटर के लिए B = क्या होता था आपका, μ0 Ni/2R। ये तो होता है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने का सूत्र। अब यहां पर वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, देखो B = μ0 कैसे निकालना है, आपको पता है μ0/4 पाई = 10⁻⁻7। तो जो म्यू नॉट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 पाई × 10⁻⁻7 इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 200 है भाई। आई जो कि आपका करंट है, बोल रहा है करंट, इसमें दिया होगा आपको करंट का वैल्यू सेंटीमीटर त्रिज्या किसी स्मूथ कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली के केंद्र पर, हाँ 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, डिवाइड बाय लिखा है यहाँ पर ये 1 एम्पियर। 2 × r क्या हो गया आपका डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ता है, डिस्टेंस की असाइनमेंट मीटर होती है। तो 20 × 10⁻⁻2, बस सिंपल सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना था, वैल्यूज रखनी थी। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, 20 से कट गए 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाओ 10⁻+2 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन था, आसानी से क्वेश्चन बन जाना चाहिए था लोग। अब देखिए उसके बाद यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये आपको अल्टरनेटिंग जो करंट वाला चैप्टर है वहां का क्वेश्चन पूछा गया है। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25.0 mH is connected to an AC source of 220 volt. Find the inductive reactance and RMS root mean square current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz। तो देखिए यहां पर आपके पास जो ये क्वेश्चन बना, ये अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से बना, ठीक है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर था तो वहां पर आपको कई सारी चीजें बताई गई, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले पूछा गया था इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं,
ये, ठीक है। तो XL इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई XL रिएक्टिव इंडक्टेंस निकालना है ना, तो 2 पाई F जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। XL इज इक्वल टू 2 पाई F, ये आपका फॉर्मूला था रिएक्टेंस निकालने का। पाई की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज रखनी थी फॉर्मूले में, आपका क्या निकल जाता है, यहाँ से आंसर निकल जाता है, ठीक है। और एक चीज और, XL रिएक्टिव इंडक्टेंस, ये तो निकालनी है हम लोग को, है ना। तो 2 पाई FL, हाँ ये L का वैल्यू भी दे रखा है, तो वैल्यू रखनी थी XL इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना, इनटू F फ्रीक्वेंसी कितनी है आपका 50 हर्ट्ज, इनटू 25 इनटू mH में दे रखा है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 आपका, ठीक है। कैलकुलेट करते तो आपको क्या मिल जाता, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाता, ठीक है। बस सिंपल सा था, इसको माइनस कर दीजिएगा। और दूसरा क्या पूछा गया, बस ये पूछा गया, प्रतिबाधा पूछी गई है, निकाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप क्या समझ पा रहे हो स्टेटमेंट को पढ़ करके, क्वेश्चन नंबर 10 है, देख लीजिएगा। अब जो ये नोट्स है भाई, ये मैंने अपने तरीके से बनाया है, अब पेपर आप सामने रख करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए थे, ठीक है ना। बाकी मैंने ये अपने तरीके से बनाया, तो आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है अगला कि निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात हो रही है। थोड़ा जो हिंदी में है उसमें थोड़ा मिस हो रखा है प्रिंट, तो आप थोड़ा देख लीजिए इसको, पेपर को देखते हुए इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है सेल्फ इंडक्टेंस की, और उसके साथ ही रिलेशन बता रहा है ये किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालिसिस, हाँ ये सेल्फ इंडक्टेंस का कंपैरिजन कर रहा है ये मास के साथ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि क्या समझते हैं आप इसके बारे में, ठीक है, कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है यानी कि स्वप्रेरण है, वो यांत्रिकी में, ठीक है ना, द्रव्यमान के समान क्या करता है, बिहेव करता है। ये कहा गया मैकेनिक्स में, मास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास के समान क्या करता है, व्यवहार, अनुरूप करता है। यानी कि ये कह रहा है कि ये चीज दोनों सेम टाइप से बिहेवियर क्या करते हैं, शो करता है, ठीक है। तो किस तरीके से आप बताओगे, आपको पता है जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है ना, वो करंट के साथ रिलेट करता है। जैसे जैसे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ता है तो आपका जो करंट होता है उसका वैल्यू कम होता है। तो वैसे यहां पर जब मास इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है, डिक्रीज। तो यहां सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस आपका इंक्रीज, तो जो करंट है वो डिक्रीज, और यहां मास आपका इंक्रीज, तो जो वेलोसिटी है वो आपका डिक्रीज। तो दोनों के दोनों सेम टू सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसलिए वो, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, अनुरूप है, एनालॉगस है, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना चाहिए था, यस। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन कहा गया है वो कुछ इस तरीके से कहा जा रहा, ये सूक्ष्म तरंगों का एक घरेलू उपयोग बताइए। माइक्रोवेव के बारे में आपको पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा 5वें यूनिट में, तो आपने वहां पर देखा होगा कि काफी सारी रेस थी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप की होती है। गामा रे हो गया आपका, एक्स रे हो गया, उसके बाद यूवी आ जाता है, फिर विजिबल रे आ जाती है आपकी, है ना, उसके बाद आपका आ जाता है इंफ्रारेड रेज, ठीक है, उसके बाद आती है माइक्रोवेव, और तब आता है रेडियो वेव। तो आपको माइक्रोवेव के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा है, माइक्रोवेव, कि माइक्रोवेव का एक डोमेस्टिक घरेलू उपयोग बताइए। तो काहे का काम आता है भाई, खाना पकाने का, खाने को गर्म करने का काम आता है। आप लोग देखा भी होगा, आप लोगों ने माइक्रोवेव ओवन को आप लोगों ने यूज किया, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, किसमें, माइक्रोवेव ओवन में। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जैसे सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है, जो खाने के साथ पानी मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना, उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन यानी कि जो कण है उनके कंपन से जो आपका खाना होता है वो क्या हो जाता है, गर्म यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। उसके बाद 12वां पूछा जा रहा है आपसे कि आपको डायग्राम बनाना है भाई, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है।
और अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते थे तो आपको जब क्लास पढ़ाई गई होगी तो आपको डेली कहा कि भैया माइक्रो स्कोप, टेलीस्कोप, ये सब चीजें पढ़ लो, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का देखो 2 नंबर आप आसानी से यहाँ पर ला सकते थे। जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अगर आपको आता था, ठीक है। अब अगर जिसको नहीं आता तो उसके लिए और मैं यहाँ पर हेल्पफुल अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की यहाँ पर बात हो रही है, उसके बारे में आप क्या समझता है, ठीक है। तो आपको पता है जहां पर जो परिणामी तरंगों की तीव्रता है वो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। इट मींस जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम से ग्रेटर होती है, तो वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहां पर ब्राइट फ्रिंज हमको मिलती है, ठीक है। और जहां पर रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो दोनों वेव की इंटेंसिटी के सम से कम होती है, ठीक है ना, तो वहां पर जो इंटरफेरेंस आपका होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, विनाशी व्यतिकरण होती है, और वहां पर आपको कैसी फ्रिंज मिलती है, डार्क फ्रिंज मिलती है, ठीक है ना। यस, तो ये आपको अच्छे तरीके से सिखाया गया, आप लोग को करना चाहिए था। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। देखो पढ़ाते टाइम हमने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपको अच्छे तरीके से क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सबसे ग्राउंड एनर्जी का वैल्यू पता था, कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग की वैल्यू निकाल सकते हो। डेफिनेटली बात है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस E के इक्वल होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पर ये माइनस 13.6 एनर्जी है आपका, तो उसका भी माइनस 13.6, तो माइनस माइनस का प्लस, तो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ E एनर्जी। बस दोनों का सॉल्व कर दीजिए, माइनस 13.6, तो कितना हो जाएगा माइनस 27 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग को करना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब आपको मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, वहीं पर मैंने आप लोग को कई सारी चीजें और भी बताई होंगी, जैसे एनर्जी कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया, देखिए ये एक एएमयू में कितने कितने मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होती है, ठीक है। तो कितनी बार बताया आपको, एक एएमयू इज इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, E इज इक्वल टू mc² वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और क्लास में मैंने कराई भी है कई बार, ठीक है, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे उन्होंने जरूर ये चीज की होगी। यस, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे। यस, राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक के बारे में आपको पूछा है। अब देखो भैया, अब जिसको इंग्लिश में चीजें पता नहीं होती है वो बाह्य और निज अर्धचालक में कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। तो जो आपका इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है, ठीक है ना, तो इंट्रिंसिक का मतलब शुद्ध अर्धचालक हो गया, एक्सट्रिंसिक का मतलब जब वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध कब होता है, जब हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, अपद्रव्य मिलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है, ठीक है, वो दो शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है, निज अर्धचालक है। और जब इनमें आप डोपिंग करते हैं पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है एक्सट्रिंसिक, यानी कि अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। तो दो आपको अंतर लिखने, तो आपने लिखना था पहले, एक साइड आपको जो है कि इंट्रिंसिक लिखना था और एक साइड क्या लिखना था, एक्सट्रिंसिक लिखना था, ठीक है। अब इसमें लिखना था कि भाई कि जो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है वो इंट्रिंसिक होता है, शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। इधर लिखना था कि यहाँ पर जो है कि क्या मिलाती है, अशुद्धियां मिला दी जाती है, डोपिंग कर दी जाती है त्रिसंयोजी और पंच संयोजी तत्वों की, यानी कि पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो एलिमेंट होते हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा पेंटावेलेंट एलिमेंट कौन होते हैं और ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं,
तो डिफरेंस आपको वहां पर बताना था। यस, उसके बाद आपको पूछा रहा है गाउस। तो देखिए भैया, जब क्लास चल रही थी तो हम चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गए थे कि गाउस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाउस भी पूछा गया है। देखिए, गाउस लॉ भी पूछा गया है, गाउस की प्रमेय इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, और आपको उसकी एप्लीकेशन भी पूछी गई है। आप देखो सिलेबस में ये एप्लीकेशन जो है क्या कर रखी है, डिलीट कर रखी है। स्पेयर वाली कंडक्टर जो सिर्फ स्ट्रेट जो वायर है और जो आपका मेटेलिक प्लेट है, ठीक है ना, उसकी एप्लीकेशंस है। लेकिन यहाँ पर जो शेल है यहाँ पर, ठीक है, स्पेरिकल जो है कि सेल के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आउटसाइड निकालनी थी, तो आउटसाइड तो आपको डेरिवेशन करना चाहिए था इसका। और इनसाइड की अगर बात करता तो इनसाइड आपको पता है क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर के अंदर चार्ज, सेंटर पर चार्ज है, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सिर्फ यहाँ बाहर, ठीक है ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, एट सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है, लेकिन सेंटर पर क्या होती है, वैल्यू जीरो होती है। तो ये आप लोग को अच्छे से पढ़ा है, भले डिलीट था तो भले, लेकिन मैंने पढ़ा रखा था क्लास में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने किया हो। ये उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ये धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व चालकता के बीच संबंध। ठीक है, करंट डेंसिटी, और पहले तो करंट डेंसिटी का ही डेफिनेशन पूछ रहा है, उसके बाद इसका रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है किसके साथ, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के साथ। ठीक है, तो ये भी आप लोग को क्लास में अच्छे तरीके से डेरिवेशन सिखाया गया था, आप लोगों ने किया होगा। अगर किया होगा तो 3 मार्क्स आपको यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। यस, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई होप कई बच्चों ने इसको किया भी होगा। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल क्या है। उसके बाद फॉर्मूले इनके क्या करने के लिए बोल रहा है, ड्राइव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और आपको पूछना है कि कोई भी स्ट्रेट करंट क्या है, कंडक्टिंग रॉड है, अगर इसको प्लेस करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में, तो सॉरी मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला आपसे पूछना है। ठीक है ना, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों फील्ड में क्या करता है, काम करता है, उसको लॉरेंज फोर्स हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लॉरेंज फोर्स का क्या करना था, डेरिवेशन करना था। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना, और आपका फिर प्लस v वेक्टर इंटू b वेक्टर, इसका क्या निकलता है, आंसर निकलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये ड्राइव किया होगा। अब देखो मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस होंगी उनको तो हम यहाँ पर सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो बच्चे इसको आज पेपर दे करके आए हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि इस तरीके से होना चाहिए था। बाकी जो अब आएंगे क्लास 12th में उनको तो ये सब चीज़ें डिटेल में ही सिखानी होगी। बस उन्होंने ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसे इजी सा क्वेश्चन पेपर आता है जिसको हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखिए, फिर आपका जो क्वेश्चन था वो LCR से रिलेटेड था। देखिए LCR से क्वेश्चंस खूब बने हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस खूब बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई क्या है, LCR सर्किट है, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 230 वोल्ट। ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पर इंडक्टर वहां पर जोड़ा गया है 5.0 का। ठीक है, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफेरेड है, और रेसिस्टेंस कितना ले बोल रहा है, 40 ले। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालिए आप। ठीक है, तो पढ़ाया होगा मैंने। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी 2 पाई 1/2 पाई रूट LC, इस फॉर्मूले से आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए था। ये मैंने जब क्लास में पढ़ाया है तो ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल ही कराया होगा कि फ्रीक्वेंसी आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, L यहाँ पर इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और C आपका कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये चीज भी की होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है पार्ट बी, ये पूछ रहा है देखो रेजिस्टेंस जो आपकी इंपीडेंस है सर्किट का, उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ, इंपीडेंस। हाँ, अब आपसे पूछा रहा है कि इंपीडेंस क्या होगा, तो आपको पता है इंपीडेंस क्या होता है, जो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है वही तो इंपीडेंस होता है। अब यहाँ पर दे तो रखा है देखो ये
कितना दे रखा है रेसिस्टेंस, 40 ओम का, ये ठीक है, तो 40 ओम, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंपिडेंस हो जाता है जेड। सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसका जो अगला पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखो एक पार्ट और पूछा गया है। हाँ, अब करंट भी निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए भी कह रहा है, करंट। तो डेफिनेट सी बात है आई इज इक्वल टू क्या, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, जो आपका इंपिडेंस यहां पर काम होता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। अब वी क्या है, वी आपको दे रखा है, जेड आपको दे रखा है, 40 ओम वैल्यू रखनी थी और करना था इसको सॉल्व। यस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं इनको डिटेल में नहीं सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि आप लोग को ये क्वेश्चन इस तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि डिटेल में आप जो क्लासेस आगे चलेंगी उनको हम यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करके दिखाएंगे किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है और उसको किस तरीके से बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो देखिए भैया, क्लास में जब पढ़ाया होगा आप लोग को बार बार कहा कि देखिए इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़िए, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, कि जब लाइट रे, ठीक है ना, डेंसर मीडियम से कहां की ओर जाती है, रेयर मीडियम की ओर, ठीक है। तो अगर यहां पर आपका, ठीक है ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ग्रेटर हो, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो वैल्यू है जिसके लिए जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर आपका इस वैल्यू को, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, देखो ये इंसिडेंट जो एंगल है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये 90 का एंगल ना बनाकर कहां जाएगी, ऊपर आ जाएगी, यानी कि उसी मीडियम में क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इसी को तो बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि डेंसर से डेंसर में चले जाना। अब बोलता है इसके कोई दो एप्लीकेशन बताओ। तो क्लास में बताया आप लोग को, और पता भी होना चाहिए आपको, बताया था कि यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों ने सुना होगा, जो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, प्रकाशीय तंतु उसको हिंदी में कहते हैं, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। और दूसरा आप लोगों ने सुना होगा जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका, ठीक है, एक टाइप का इल्यूजन जिसको मिरेज हम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों के दोनों इसके क्या थे, एप्लीकेशंस थे। यस। तो अगर ये भी नहीं आता किसी को, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखी थी भाई ये, है ना, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है ना, ग्लास वाटर, ठीक है ना, वहां पर स्पीड कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, आपको सिखाया गया है। क्लास 10th में भी सेम टू सेम क्वेश्चन होता है जैसा आपको क्लास 12, क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में भी है, 12th में भी है, किया होगा जिन बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास में अच्छे से। ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने कई बार क्लास में कराया आप लोगों को, कई बार। क्या कह रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, आपको कई बार कहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो इस साल भी बना। क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, दो स्लिट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये स्क्रीन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्लिट S1, ये S2 हो गई, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है स्मॉल टी, कह रहा है कितना है, 0.28 mm, एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर, और जो यहाँ से स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो कितना कह रहा है आपको, 1.4 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल फ्रिंज एंड फोर्थ फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वेवलेंथ निकालिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, एन लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ये डी ऊपर जाएगा, तो डी इंटू डब्ल्यू हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया आपका, लैम्डा जो कि निकालना है, एन और डी को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। ये डी आपको दे रखा है स्मॉल डी, डब्ल्यू आपको दे रखा है विड्थ, एन चौथे नंबर की फ्रिंज पूछ रहा है, लिखा तो है इसमें, कौन से नंबर की बोल रहा है, लिखा है यहाँ पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, चौथे नंबर, यानी कि एन की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 1.4 रख देनी थी, आपको आंसर मिल जाता, और अच्छे खासे नंबर भी इस क्वेश्चन में आपके बन जाते भाई।
अब देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट था गाइगर और मार्सडेन का, ठीक है ना, जो कि किससे रिलेटेड है, आपका अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो आपके पास हिंदी मीडियम की बुक्स हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन जो सीबीएसई की बुक्स है वहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। बेसिकली ये गैसों के आयनाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक था, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे यकीन है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इसको मिस ही किया होगा, कोई एक आध अगर पढ़ के गया होगा तो क्या पता उसने किया होगा, तो वैसे छोड़ के ही बच्चे गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी ब्रॉगली पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डी ब्रॉगली पर बेस्ड क्वेश्चन है भाई। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी डी ब्रॉगली, व्हाट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, ठीक है ना। तो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दे रखी है ये ऑफ 5.4 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 5.4 इंटू, अब देखिए इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है तो मुझे पेपर में देखना पड़ेगा कितना होगा ये। 5.4 इंटू 10 की पावर 6 और ऑफ टाइम्स 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा पेपर में इसको करेक्ट कर दीजिए, क्या क्वेश्चन रहा होगा। आपको पूछा जा रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा ये है 5.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है ना। और h का मतलब आपको पता है प्लांक कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है, 6.64 इंटू 10 की पावर 6.66 इंटू 10 की पावर -36, क्या हो रहा है ये 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये प्लांक कांस्टेंट h का वैल्यू हो गया m का मतलब मास, किसका मास, जो पूछा गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। उसके बाद v वेलोसिटी आपको दे रखी है, तो बस ये फॉर्मूले में रखना था, लैम्डा इज इक्वल टू h की जगह h का वैल्यू, m की जगह m का वैल्यू, v की जगह v का वैल्यू, ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता, और आपको अच्छे नंबर भी यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, वाई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन अवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब देखो जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं भाई, डेफिनेट सी बात है, ठीक है ना, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या वेव नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी कि सूक्ष्म तरंगे होने की वजह से, बस सिंपल सी चीज है। उसके बाद आपको पूछ रहा था, ये लिखा है यहाँ पर नाभिकीय बल के 2 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। देखो न्यूक्लियर फोर्स आपको पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है ना। तो कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई थी, अगर आप लोगों ने किया होगा एग्जाम में तो आपको इसमें भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन था यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप का देखो फिर से क्वेश्चन आ रखा है। अब इतनी बारीकी से देखो बच्चे पढ़ के जाते हैं नहीं, तैयारी करके जाते हैं नहीं, ठीक है ना। ये दे रखा है देखो टेम्परेचर, और यहाँ पर पूछा गया है एनर्जी बैंड ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है ना, डोनर के लिए और एक्सेप्टर के लिए, ठीक है। तो आपको पता है, जिसने पढ़ा होगा उसने बनाया होगा, एन टाइप डोनर और पी टाइप जो आपका है क्या है एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। तो जिसने पढ़ा होगा उसने ये जरूर किया होगा। उसके बाद देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन क्लासरूम में भी है ना, जबकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे टीचरों ने नहीं पढ़ाया, डिलीट है डिलीट है डिलीट है, लेकिन मैंने पढ़ाया था बच्चों को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन कहीं भी सरप्राइज कर लेता है बच्चों को। इतना बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसमें नंबर लेके आ सकते थे। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपको जो है कि डायग्राम बनाना है एसी जनरेटर का, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन से पॉपुलर होता है, ये तो ट्रांसफार्मर होता है, ये तो जनरेटर होता है। तो लो जनरेटर आ गया भाई एग्जाम में, ठीक है। तो जनरेटर बताना था, उसको ब्रीफली क्या करना था, एक्सप्लेन करनी थी उसकी वर्किंग की, क्या उसमें होता है, जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, स्लिप रिंग्स क्या काम करती है, पावर जो मैग्नेट होता है क्या होता है, ठीक है।
और उसका जो प्रिंसिपल है फैराडे के लॉ पर भैया आपको पता है काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज होता है तो एक ईएमएफ क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। जिसने किया होगा भाई वो अच्छे नंबर लेकर के इसमें से आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर जिसको वो नहीं आता तो वो यहाँ पर कर सकता था, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, आपको निकालना था सूत्र, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, टाउ इज इक्वल टू, ठीक है ना, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या करना था, ड्राइव करना था, ठीक है। तो क्लासरूम में पढ़ाया है ऑफलाइन में आपको, तो जिसने पढ़ा होगा उसने ये तो क्या होगा, एसी जनरेटर ही सबने किया होगा, पढ़ के गए होंगे अगर तो। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया, कई बार आप लोग को टेस्ट में कराया भी होगा, ठीक है ना। अब कई बार बोला कि भाई प्रिज्म, ऑप्टिक्स का वेटेज होता है भाई क्लास 12th की फिजिक्स में, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, लेकिन ऑप्टिक्स का क्या होता है, वेटेज होता है। देखो हाईएस्ट मार्क्स में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया फिर से, किसके बारे में, प्रिज्म। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा 2000 जो है कि आपका 19 में प्रिज्म पूछा गया था फिर से, ठीक है। तो पढ़ा होगा तो आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, ठीक है। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भाई प्रिज्म के लिए। a क्या होता है, प्रिज्म एंगल, डेल्टा m क्या होता है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और एडिशनल पूछा गया है कि जो पतला प्रिज्म होता है, ठीक है, वो प्रकाश को अधिक विचलित नहीं करता। डेफिनेट सी बात है, जो प्रिज्म पतला होगा इट मींस जो आपका प्रिज्म थिन होगा उसका एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या होगा, कम होगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी कम होगा तो जो लाइट का डेविएशन वो भी क्या होगा, कम होगा, प्रकाश का विचलन भी कम होगा, मिनिमम डेविएशन, यस। अब यहाँ पर देखो दूरदर्शी पर इट मींस जो आपका टेलीस्कोप है उस पर बेस जो है कि न्यूमेरिकल बना हुआ था, ठीक है। जो आपको मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि 2 मार्क्स में आएगा तो किस तरीके से करना है, 3 मार्क्स में आएगा तो किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये पूछा गया है कि कब जो है कि आपका है ना सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड देयर आईपीस आर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूर से अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगी, जब दृष्टि की सामान्यतानुसार समायोजन हो। तो आपको क्या निकालना था, आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन पावर देखिए भाई m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन क्या हो जाता है, एफ ई फॉर्मूला हो जाता है। एफ ओ आपको दे रखा है, देखो 140 सेंटीमीटर ये रहा आपका, और एफ ई कितना है आपका 5.0, डिवाइड करो और आंसर निकालो, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है लेंस नेत्रिका। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस आपको पूछी जा रही है, ठीक है। तो क्या है 140 सेंटीमीटर में बस प्लस करना था आपको किसका, 5.0 का। बाकी आपको पता है क्लियर विजन के लिए तो फॉर्मूला फिर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर उस फॉर्मूले से आपको उसको करना होता है, ठीक है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। ये बता दिया मैंने, दोनों को जोड़ देनी थी डिस्टेंस, ठीक है। अब जिससे बना होगा ये क्वेश्चन भी किया होगा उसने भाई 3 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंचाई पर मीनार को देखने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, बहुत ही कम बच्चे रहे होंगे जो ये सब चीज़ें पढ़ करके गए होंगे। सबसे फिजिक्स में सबसे मुश्किल होता है फॉर्मूला याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन अगर देखें हम यहाँ पर तो क्या लिखा है, ये फिर से डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। An electric dipole consists of 2 charges plus q and minus q separated by a small distance 2a. Its total charge is 0. It is characterized by a dipole moment vector whose magnitude is 2qa times and which points in the direction from, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ना
है ढंग से कि क्या पूछा जा रहा है। फिलहाल मैं जो मुझे ऑप्शंस पूछे गए हैं उनके ऊपर बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? P इज इक्वल टू Q2L। Q इट मीन्स चार्ज के साइन कूलम, L क्या होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस के साइन क्या होती है मीटर, तो कूलम मीटर आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है, इसमें फिर आपका डाइपोल का फॉर्मूला लगा के इसमें सॉल्व होना था इस न्यूमेरिकल में। और फिर जो आपका और भी है आगे, हाँ एक ये आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए सिंपल सा। कई लोग को पता रहा होगा, कई लोग को पता नहीं रहा होगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल्स, किसके बारे में बात हो रही है? पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? जिसके मतलब एक टाइप का जो परमानेंट डाइपोल होता है जिसमें अनइक्वल नंबर क्या होता है चार्जेस होते हैं, यानी कि एक स्लाइटली पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है नेगेटिव, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसी को तो बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसके एग्जांपल आपको पता है क्या होता है H2, ठीक है ना, आपका NH3, ये सब क्या है पोलर मॉलिक्यूल ही तो है, क्लियर हो गई बात। और HCl क्या है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है कि क्वेश्चन पेपर था पूरा का पूरा, यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, यस। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर था। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने ठीक तरीके से पढ़ा होगा इसको तो बच्चा आराम से 70 नंबर का पेपर है, 70 में से आसानी से 60-65 तक तो पहुंच जाएगा। 65 तो आसानी से। अब देखो भाई जो उत्तराखंड एग्जाम इस बार टॉप करेगा तो वो भी तो 70 के पास ही पहुंचा होगा। ठीक है, हाँ अगर रहे हम नॉर्मल थोड़ा उसकी बात करें तो जो क्वेश्चन नहीं टैकल हो पाया होगा बच्चों से, ठीक है ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन कई बच्चों ने नहीं किया होगा। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है भाई, यंग वाला तो इतने तो उम्मीद करते हैं हम सब ने किया होगा। हाँ, ये 21 वाला जो क्वेश्चन है गाइगर मार्सडन का जो एक्सपेरिमेंट है अनाइज्ड गैसेस से रिलेटेड, अल्फा स्कैटरिंग, जहाँ पर अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग से रिलेटेड। तो अब इस वाले में देखो आप लोग ने अगर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिख दिया होगा, ठीक है, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्कैटरिंग की बात नहीं है। यहाँ पर जो गाइगर और मार्सडन है, ठीक है ना, उसका एक अल्फा एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन वो आयनाइज्ड गैसों से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो वाला करना चाहिए था। तो एक एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि बच्चों से नहीं बना होगा। बाकी डी ब्रोगली भाई हर कोई करके आ सकता था। न्यूक्लियर मैंने बता दिया, फोर्स हर कोई करके आ सकता था। ये पी टाइप एन टाइप के बारे में पता होना चाहिए, इसका कईयों को बताया भी था मैंने कि बैंड थ्योरी पढ़ लेना थोड़ा इसकी। बाकी एसी जनरेटर सब। तो हाईएस्ट मार्क्स में देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने थे, हर बच्चा इसको करके आ सकता था। ठीक है, इसमें तो आपको फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद रखने थे, आसानी से हो जाता। और बाकी इसमें अगर ये न्यूमेरिकल नहीं भी बना पाए तो फॉर्मूला अगर याद रहा होगा तो बन गया होगा, नहीं तो पहला और जो आखिरी पार्ट है ये तो आप इसका करके आ ही सकते थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था भाई जो 2025 में आपका रहा ये। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बच्चों क्वेश्चन था आप लोग का। तो आई होप जिन बच्चों ने किया होगा ये पेपर और उन्हें लगता है कि भाई वो 50-55 या 60 के आसपास हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, क्योंकि इस लेवल का पेपर है, टफ इस पेपर को नहीं बोला जा सकता है। अभी हाल ही में आपको पता है सीबीएसई बोर्ड का पेपर भी हुआ है, ठीक है ना, और सीबीएसई बोर्ड वाले तो आपको पता है क्या ही देते हैं। ठीक है ना, हमें जो ऑब्जर्वर है उसी को पता नहीं चलता कि भाई क्या क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी उनका तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। हाँ खैर, जो पढ़ने वाले होते हैं एक दो तुर्रम खान तो निकल ही जाते हैं जो अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ठीक है ना, बाकी सब एवरेज स्टूडेंट तो नॉर्मल ही उसमें नंबर रहेगा। हाँ, लेकिन ये जो उत्तराखंड बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर हुआ है भाई आज, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत बढ़िया नंबर बच्चों के आने चाहिए थे अगर उन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा सा तो। ठीक है, तो इसमें तो मतलब आसानी से कोई एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी 45+ मार्क्स आसानी से लेके आ सकता था। और जो थोड़ा पढ़ने में ठीक बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये पूरा 65+ के लिए था। ठीक है, और बाकी जो क्लास में थोड़ा कम समझने वाले बच्चे होते हैं, थोड़ा कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा
पास होने के लिए इसमें सब कुछ दिया गया है। अब देखो बेटे देख लो, अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, देखो फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देख लो कितने क्वेश्चन यहाँ पर बने होंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स का ही देख लो, तो देखिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, एक नंबर ये हो गया आपका। देखो एक ही क्वेश्चन हो गया, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। 3 नंबर तो आप कैसे बन गए ऑप्टिक्स से। दो नंबर फिर ये बन गया माइक्रोस्कोप, 5 नंबर हो गए। देखो 3 नंबर में आया है ऑप्टिक्स, 8 नंबर हो गए। इसी के साथ और में है, ये देख लो यंग ऑप्टिक्स का 3 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर हो गए भाई। और उसके बाद प्रिज्म 4 नंबर, 11 और 4 15 नंबर। तो देखो 15 नंबर, 15 से 16 नंबर तो आपको खाली ऑप्टिक्स ही दिला देता है। तो बताओ क्या गुंजाइश है इसमें, हम क्या ऐसा कहें कि भाई बच्चे पेपर करके नहीं आ सकते हैं। 15 15 16 16 नंबर देखो खाली ऑप्टिक्स से ही आ रहा है। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले दिन आपको बता देता हूँ कि भैया ऑप्टिक्स 16 से 20 नंबर जाता है, 15 16 हमेशा, ठीक है। इस तरीके से हर जो यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूट है कि इस यूनिट से इतने मार्क्स का आना है, इतने और उतने नंबर का लगभग होता भी है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा टफ पेपर नहीं था, ये सिंपल सा पेपर था, ठीक है ना। इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं, लेकिन हाई लेवल का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप सब बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर किया होगा। मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझाए, तो अपने आप आंसर चेक कर सकते हो कि किसने यही आंसर किए, किसने कुछ और आंसर किए, ठीक है। और जो आने वाले बच्चे हैं उनको तो भैया क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप बने रहिए। और बाकी आपको पता है कि भाई किसी भी टीचर का जो पढ़ाने का मन तभी होता है, देखो ये सब चीज़ें करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए तो भाई आपका सपोर्ट मिलेगा बढ़िया, तो ही हम रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर भी जो है कि शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि बाकी तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन बैचेस चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी जो भी ऑनलाइन में जो भी मुझसे क्वेश्चंस बन पाएंगे हर यूनिट से रिलेटेड शॉर्ट्स जो भी बन पाएंगे, ठीक है, विद प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी मेरा जो ये नया वाला सेशन निकलेगा भाई, इसको सिर्फ थ्योरी का नॉलेज नहीं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मैं सारा का सारा दूंगा। अगर जो फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, उस फिजिक्स को कैसे आप लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसके छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।